बिहार में बीजेपी के साथ सरकार चला रहे बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी कांड पर बड़ा बयान दिया है। नीतीश ने इस मामले की जांच के साथ साथ संसद में बहस करने की मांग उठा दी है। पेगासस कांड पर अब तक जो मांग विपक्ष कर रहा था, अब एनडीए के भीतर भी वही मांग उठी है और ये मांग उठाने वाले हैं बिहार के सीएम नीतीश कुमार। कुछ भी उसके पूरे तौर पर जांच करके या आखिर किसी को किस तरह से फोन को लोग अपने ढंग से सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उस पर कब्जा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये तो पूरी बात आनी चाहिए। जब इतने दिनों से लगातार लोग बोल रहे हैं तो उसके बारे में निश्चित रूप से इस पर मेरी समझ से जांच कर लेना चाहिए। नीतीश के इस बयान को विपक्ष ने हाथों हाथ लिया है। उन्होंने जो एक्सटेंट देखा होगा, उसके बाद उनकी जुबान से ये शब्द यह निकला है। मैं सिर्फ इस ईश्वर से दरखास्त करूंगा कि और उनसे भी आग्रह करूंगा कि वो इस मांग पर टिके रहें। किसी भय, किसी और फैक्टर के आधार पर कल को ये ना कहें कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। नीतीश ने जासूसी कांड की जांच कराए जाने की मांग उठाकर बीजेपी को असहज कर दिया है। सरकार की घेराबंदी के लिए कल सुबह विपक्ष के नेता नाश्ते पर तैयार करेंगे नई रणनीति। राहुल गांधी के न्योते पर जुटेंगे विपक्ष के सांसद। नाश्ते के बहाने विपक्ष के नेताओं की ये मुलाकात कल सुबह दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में होगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कल सुबह विपक्ष के नेताओं को नाश्ते पर बुलाया है। इसमें लगभग सभी विपक्षी नेताओं के शामिल होने की उम्मीद है। नहीं, जैसा यहाँ पर ऑल पार्टी मीटिंग करते हैं तो वो वही वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में नाश्ता पे बुलाया गया है। जो इनविटेशन जाएगा सबको, फ्लोर लीडर्स के साथ उनके एमएलएस भी आएंगे, एमपीज भी आएंगे, राज्यसभा मेंबर भी आएंगे, हमारे भी आएंगे। पेगासस जासूसी मामले में सरकार और विपक्ष के बीच संसद में लगातार गतिरोध बना हुआ है। ऐसे में राहुल गांधी की विपक्ष के नेताओं के साथ बैठक बेहद अहम है। देश की जनगणना जातिवार कराए जाने को लेकर जेडीयू का नया दांव। पार्टी सांसदों ने इस मुद्दे पर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। जेडीयू के 11 सांसद आज दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष ललन सिंह की अगुवाई में गृह मंत्री अमित शाह से मिले। जातिवार जनगणना की मांग को लेकर उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा। जेडीयू का कहना है कि जाति आधारित जनगणना आज की जरूरत है और ये 1931 के बाद आज तक नहीं हुई है। आप जब किसी भी वर्ग के लिए कोई नीति बनाते हैं तो उसके लिए भी यह जानना जरूरी है कि इस वर्ग के लोग कितनी संख्या में हैं। इसलिए उसके लिए भी यह आवश्यक है। तो उन सारे तर्कों के साथ हम लोगों ने गृहमंत्री से आज बात की और उन्होंने कहा है कि इस पर चर्चा करें। जातिवार जनगणना को लेकर बिहार विधानसभा पहले ही 2 बार सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर चुकी है। इसी मसले पर विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से 1 घंटे तक लंबी मुलाकात की थी। यूपी में मुहर्रम के जुलूस पर रोक को लेकर बढ़ा विवाद। शिया धर्मगुरु कल्वे जवाद ने बताया बगदादी वाला कदम। यूपी पुलिस के डीजीपी ने जो गाइडलाइन जारी की हैं, उसके मुताबिक अब की बार मुहर्रम पर न ताजिया निकलेगा और न ही जुलूस। लेकिन इसके लिए जो दलीलें दी गई हैं, उस पर खासकर शिया धर्मगुरु बहुत नाराज हैं। योगी जी तक भी पहुंचाएंगे, मोदी जी तक भी पहुंचाएंगे और अमित शाह जी तक भी पहुंचाएंगे कि भाई ये आप कौन से डीजीपी हैं कि जो गाली दे रहे हैं और वही बातें जो अलकायदा और अल-बगदादी करता है वही बातें ये भी लिख रहे हैं शियों के खिलाफ और मुहर्रम मनाने वालों के खिलाफ। तो इससे बजाय शांति की अशांति फैलने का पूरा खतरा है। पुलिस द्वारा जारी गाइडलाइन के मुताबिक यूपी में 19 जुलाई को कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी तरह के जुलूस को निकालने पर रोक है। उसी दिन शियाओं का मुहर्रम का जुलूस निकलना है। यूपी में 16 अगस्त से खुलेंगे 9वीं से 12वीं तक के स्कूल, लेकिन 8वीं तक के स्कूल को खुलने के लिए अभी करना होगा इंतजार। कोरोना की दूसरी लहर से उबरने के बाद अब यूपी में स्कूलों में चहल पहल शुरू होने वाली है। यूपी सरकार ने फैसला किया है कि यूपी में 16 अगस्त से 9वीं से 12वीं के स्कूल खुलेंगे। कॉलेज में एडमिशन की प्रक्रिया 5 अगस्त से शुरू होगी। ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर की कक्षाएं 1 सितंबर से शुरू होंगी। वहीं यूजी और पीजी सेकेंड ईयर की कक्षाएं 16 अगस्त से शुरू करी जाएंगी। जो हमारे माध्यमिक के विद्यालय हैं
और माध्यमिक के विद्यालयों में भी जो कक्षा 9 से 12 तक के हैं। अभी केवल हम उन्हीं विद्यालयों में पठन पाठन की प्रक्रिया को करेंगे, यानी कक्षा 1 से और 8 तक के विद्यालयों के बारे में बाद में निर्णय किया जाएगा। फिर हम कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों को 2 पाली में करेंगे। 8 घंटा का टीचिंग आवर होगा अभी, जिसमें 50% पहले 4 घंटे में और 50% बाद के 4 घंटे में। यूपी में शिक्षण संस्थान खुलने पर वहां टीकाकरण कैंप लगेंगे, लेकिन ये कैंप विद्यालयों के डिमांड पर लगाए जाएंगे। अपनी डिजिटल करेंसी की तरफ भारत ने बढ़ाया अपना पहला कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया इलेक्ट्रॉनिक वाउचर पर आधारित डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई-रूपी। पीएम मोदी ने ई-रूपी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लॉन्चिंग की। ई-रूपी एक कैशलेस और डिजिटल पेमेंट सिस्टम का माध्यम है। ये एक तरह से गिफ्ट वाउचर के समान होगा। सरकार ही नहीं, अगर कोई सामान्य संस्था या संगठन किसी के इलाज में, किसी की पढ़ाई में या दूसरे काम के लिए कोई मदद करना चाहता है तो वो कैश के बजाय ई-रूपी दे पाएगा। ई-रूपी को सभी बैंक जारी करेंगे। इसके लिए किसी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल ऐप या नेट बैंकिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजनीति छोड़ने के फैसले पर अड़े हुए हैं बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद भी अपनी बात दोहराई। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी सांसद बाबुल सुप्रियो दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले, लेकिन लगता है ये मुलाकात भी उन्हें राजनीति छोड़ने की घोषणा से डिगा नहीं पाई। राजनीति पूरी तरीके से राजनीति छोड़ने का जो मेरा निर्णय है, उस निर्णय से मैं अनफॉर्चुनेटली उससे मैं बैकआउट नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं मन बना चुका हूँ। बॉम्बे में भी, दिल्ली में भी मेरा मैं कोई भी एमपी फ्लैट या कुछ भी नहीं लूँगा। ये फ्लैट जो है, घर जो है, जल्दी मैं छोड़ दूँगा। जो भी मंत्री होने के नाते, मतलब एमपी होने के नाते जो भी मेरे साथ जो सिक्योरिटी और बाकी सारी जो चीज़ें हैं, वो भी सब मैं रिलिंक्विश कर रहा हूँ। बाबुल सुप्रियो ने कुछ दिन पहले फेसबुक के जरिए राजनीति से संन्यास का ऐलान कर सबको चौंका दिया था। कहा जा रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में उन्हें ड्रॉप किए जाने से वो नाराज चल रहे हैं। मुंबई एयरपोर्ट में छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम का बोर्ड न होने को लेकर शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मचाया उत्पात। एयरपोर्ट पर लगे अडानी के बोर्ड में की तोड़फोड़। जहां जहां बड़े अक्षरों में अडानी एयरपोर्ट लिखा हुआ था, शिवसैनिकों ने उसे तोड़ डाला। शिवसेना कार्यकर्ताओं ने मुंबई एयरपोर्ट परिसर के बाहर ये तोड़फोड़ की। ये शिवसेना कार्यकर्ता डंडों से लैस होकर आए थे और उन्होंने डंडों से, लातों से बाहर लगे अडानी एयरपोर्ट के बोर्ड को ध्वस्त कर डाला। शिवसेना छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट नाम का बोर्ड हटाने से नाराज थी। अडानी ग्रुप ने पिछले ही महीने इस एयरपोर्ट को टेक ओवर किया है। मर्डर केस में ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार के खिलाफ दिल्ली पुलिस की चार्जशीट। कोर्ट में दायर चार्जशीट में पुलिस ने सुशील कुमार समेत 20 आरोपी बनाए हैं। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार समेत अन्य के खिलाफ दिल्ली की रोहिणी कोर्ट में चार्जशीट दायर कर दी है। पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के मामले में सुशील कुमार को मुख्य आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने इस मामले में सुशील कुमार समेत 20 लोगों को आरोपी बनाया है। इसमें से 15 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है, जबकि 5 अभी भी फरार हैं। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार 15 आरोपियों में से 13 के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। बाकी 2 के खिलाफ पुलिस जल्द ही सप्लीमेंट्री चार्जशीट दायर करेगी। पहलवान सागर धनखड़ हत्याकांड दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में हुआ था। 4 और 5 मई की रात सागर की पीट कर हत्या कर दी गई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ ने ऐसा कहर बरपाया कि लोगों को छतों पर शरण लेनी पड़ी। बाद में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर इन सभी लोगों की जान बचाई गई। जहां नजर दौड़ाओ वहां बाढ़ ही बाढ़। शिवपुरी में एक बड़ी आबादी बाढ़ में बंधक बन गई। गांव के गांव जलमग्न हैं। कई फीट पानी भरा है। कुछ गाँव में तो लोग जान बचाने के लिए छतों पर चले गए। ये हालत हुए भारी बारिश के बाद। बाढ़ में घिरे लोगों को निकालने के लिए एसडीआरएफ की टीमें नाव लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई हैं। एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच रही है। इसके बावजूद सभी लोगों को निकाल पाना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती बना हुआ है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में बाढ़ से बिगड़े हालात से निपटने के लिए
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रक्षा मंत्री राजनाथ से 5 हेलीकॉप्टर मांगे थे, जिनमें से 3 रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेज दिए गए हैं। खराब मौसम की वजह से उत्तराखंड में पहाड़ों का दरकना जारी है। जोशीमठ से लैंडस्लाइड की हैरान कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। पहाड़ टूट टूट कर नीचे आ रहा है। हाईवे पर बवाल मचा हुआ है, हंगामा है, लोग डर डर कर पीछे हट रहे हैं। देखिए, पहाड़ की मिट्टी नीचे आ रही है तो साथ में बड़े बड़े पेड़ भी नीचे आ रहे हैं। तस्वीरें हैं उत्तराखंड के जोशीमठ की। यहाँ बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसी तरह पहाड़ टूटने से आफत आ गई। पीपलकोटी के पास हुए इस हादसे में लोग बाल बाल बचे। रास्ता साफ करने का काम जारी है। उत्तराखंड में तेज बारिश के बाद कई जगह नदी नाले उफान पर हैं। नीति घाटी में लहरें उफान पर दिख रही हैं। जोशीमठ के अलावा पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी में भी पहाड़ी रास्तों पर लैंडस्लाइड की वजह से सड़कें बंद हैं। रास्ता खोलने का काम चल रहा है, लेकिन जिंदगी आफत में पड़ी हुई है। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश के बाद आई तेज बाढ़। कई ऐसे जिले हैं जहां पर 8 से 10 फुट भर गया है पानी। लोगों को निकालने के लिए इस्तेमाल किया गया हेलीकॉप्टर का। बाढ़ में डूबे घर से देखिए कैसे फंसे लोगों को निकाला जा रहा है। नाव पहुंची और खिड़की छत पर अटके लोगों को इस तरह बचाया गया। पश्चिम बंगाल के हुगली में बारिश के बाद हालात इसी तरह खराब हो गए हैं। हुगली में एयरफोर्स की मदद से एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू करने में जुटी है। पश्चिम बंगाल के खानाकुल में बाढ़ बारिश के बीच फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर की मदद से निकाला जा रहा है। खानाकुल के कई इलाकों में तो 5 से 10 फीट तक पानी भर गया है। दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ जाने की वजह से कई गांवों का संपर्क सड़कों से टूट गया है। हुगली जिले के खानाकुल में ऐसे भी कई गांव हैं जहां बांध का पानी लगातार जलस्तर बढ़ा रहा है और गांव के गांव डूब जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के पन्ना में भी खराब मौसम के बीच पिकनिक मनाना एक परिवार को पड़ गया भारी। लहरों में फंस गई कार। लहरों में यहाँ एक कार फंसी है। इस कार में एक बच्ची समेत 7 लोग सवार हैं। तस्वीरें हैं मध्य प्रदेश के पन्ना की। यहाँ बाघिन नदी पर बृहस्पति कुंड देखने सैलानी पहुंचे थे। ऐसे ही एक सैलानी की कार पानी में फंस गई। पूरे परिवार को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। पन्ना में एक दूसरी घटना भी हुई जिसमें पिकनिक मनाना एक युवक की जिंदगी पर भारी पड़ गया। झरने में बहकर युवक गिर गया और उसकी मौत हो गई। युवक की लाश बरामद हो गई है। अगर आप खराब मौसम में कहीं घूमने जा रहे हैं तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि जान है तो जहान है। रेगिस्तान वाले राजस्थान में बारिश से आफत। अलवर के गांव में बारिश के साथ बिजली गिरी तो कई घरों में पड़ गई दरार। घर की छत में दरारें दिख रही हैं। इन दरारों से घर के ढहने का डर है, इसलिए यहाँ रह रहे लोगों के चेहरों पर दहशत साफ दिख रही है। तस्वीरें अलवर के मोठूका गांव की हैं। यहाँ पर बारिश के साथ बिजली गिरी थी। एक पुरानी इमारत तो ढह गई, पास के घरों में दरारें पड़ गई हैं। अब देखिए ये झरना। तेज बारिश की वजह से अलवर के किशन कुंड में झरने का पानी बढ़ गया है। सैलानी यहाँ मस्ती करने अब ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन प्रबल धारा के बीच कोरोना के नियम भी पानी में बहते हुए साफ दिख रहे हैं। लेकिन सैलानियों की मस्ती जारी है। साफ है कि राजस्थान में कहीं बारिश से राहत है तो कहीं आफत। वैसे अलवर में पिछले एक हफ्ते में खूब बारिश हुई है, जिसकी वजह से यहाँ के नदी नालों में पानी बढ़ गया है। पोर्न फिल्म रैकेट के मामले में पति राज कुंद्रा की गिरफ्तारी के बाद सामने आया शिल्पा शेट्टी का बयान। तथ्यों की जांच किए बगैर अफवाह न फैलाने और परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखे जाने की अपील। पति राज कुंद्रा की करतूतों की वजह से सवालों के घेरे में आई शिल्पा शेट्टी अब खुलकर सामने आ गई हैं और अपने बारे में किसी भी तरह की अफवाह न फैलाने की गुहार लगा रही हैं। शिल्पा ने आज सोशल मीडिया पर लिखा कि ये मामला अभी कोर्ट में है। आप लोग मुझे गलत तरीके से कोट करना बंद करें। एक मां होने के नाते मैं अपने बच्चों की प्राइवेसी के लिए आप सभी से अनुरोध करती हूं। हमारे बारे में कोई भी खबर बिना वेरीफाई किए ना छापें। पोर्न फिल्म मामले में शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा इन दिनों जेल में बंद हैं। ऑनलाइन गेमिंग के जरिए भी राज कुंद्रा पर करोड़ों का फर्जीवाड़ा करने का आरोप लग चुका है। कुंद्रा केस में पुलिस शिल्पा शेट्टी से भी पूछताछ कर चुकी है। पाकिस्तान की इमरान सरकार ने एक नया दांव चला है। पाकिस्तान की इमरान सरकार 6 अगस्त से पाकिस्तान अधिकृत के मुजफ्फराबाद क्रिकेट ग्राउंड में
केपीए कश्मीर प्रीमियर लीग केपीएल नाम की एक क्रिकेट प्रतियोगिता करा रही है। इस प्रतियोगिता के खिलाफ अब जम्मू में शिव सैनिक सड़कों पर है। लगातार यहां पर इमरान खान के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। सर, 6 तारीख से ये केपीएल शुरू हो रहा है, क्या कुछ डिमांड्स हैं आपकी? बिल्कुल जी, हमारी सबसे पहली तो डिमांड है कि ये प्रतियोगिता को, हमारी भारत सरकार से डिमांड है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसका विरोध जताते हुए इस प्रतियोगिता को जल्द से जल्द रद्द किया जाना चाहिए। बीसीसीआई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मांग कर रहे हैं कि इस केपीएल के खिलाफ आवाज उठाए और उसको ना होने दिया जाए। हमारी महिला हॉकी टीम पहली बार ओलंपिक के सेमीफाइनल में पहुंच गई है और मेडल से बस एक जीत दूर है। भारतीय महिला हॉकी टीम ने क्वार्टर फाइनल में 3 बार के ओलंपिक चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को 1-0 से हरा दिया। भारत के लिए एकमात्र गोल गुरजीत कौर ने 22वें मिनट में पेनल्टी कॉर्नर पर किया। इसके अलावा गोलकीपर सविता ने भी कमाल का प्रदर्शन किया। कई बार सविता ने गोल रोककर ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों को जीतने का मौका नहीं दिया। अब सेमीफाइनल में टीम इंडिया का सामना 4 अगस्त को अर्जेंटीना से होगा। भारत जीता तो महिला हॉकी में पहली बार ओलंपिक में एक मेडल पक्का हो जाएगा। टोक्यो ओलंपिक की हॉकी इवेंट से ये लगातार दूसरी अच्छी खबर है भारत के लिए। इससे पहले भारतीय पुरुष हॉकी टीम 49 सालों के बाद सेमीफाइनल में पहुंची थी और अब महिला हॉकी टीम भी सेमीफाइनल में पहुंची है, तो दोनों ही टीमों से अब मेडल की उम्मीद है। टोक्यो ओलंपिक में मेडल जीतने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को आज संसद में दी गई बधाइयां। सुश्री पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन एकल प्रतियोगिता में भारत के लिए कांस्य पदक जीता है। उन्होंने लगातार दूसरे ओलंपिक में ये कामयाबी हासिल की है। व्यक्तिगत मुकाबलों में 2 ओलंपिक मेडल जीतने वाली वो पहली भारतीय महिला है। बैडमिंटन स्टार पीवी सिंधु ने महिला सिंगल्स का कांस्य पदक अपने नाम किया है। उन्होंने रविवार को तीसरे स्थान के लिए हुए मैच में चीन की जियाओ बिंग हे को 21-13, 21-15 से हराया। ये मैच 53 मिनट तक चला। ओलंपिक में ये सिंधु का दूसरा मेडल है। सिंधु दुनिया की चौथी ऐसी बैडमिंटन खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 अलग-अलग ओलंपिक में मेडल जीता है। वहीं पीवी सिंधु भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में मेडल जीता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।